इस सेशन में हम बात करेंगे जापान में उर्दू तदरीस, जापानियों की उर्दू के लिए खिदमात और बतौर उर्दू ज़बान के तालिब इल्म प्रोफेसर केनसाको मामिया साहब की एक तवील वाबस्तगी उर्दू ज़बान से, सिंधी ज़बान से और इनका तदरीसी एक पहलू और ये तमाम बातें। उससे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो सेशन में मौजूद हैं, हाजरीन का, और इसके साथ साथ कराची आर्ट्स काउंसिल का शुक्रिया अदा करता हूँ जापान के लिए इस सेशन को मुरतब करने के लिए, और इसके साथ साथ पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन सिंध का शुक्रिया जिनके ताउन से ये सेशन जो है इसका इंतज़ाम हो पाया। बिलखुसूस अज़मत अताका साहब का शुक्रिया कि उनकी मोहब्बत में जो है वो प्रोफेसर केनसाको मामिया चले आए और आज हम इनकी शानदार और हसीन दिलकश उर्दू सुनेंगे और बात भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआ है जी। कैसा लग रहा है आपको? आप आज कराची में मौजूद हैं और इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम है वो जश्न कराची है। हम कराची शहर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं हर पहलू से। तो कराची आप बहुत आते जाते हैं, तो आपकी क्या यादें हैं, आपके जहन में कराची शहर का क्या नक्श है? तो सबसे पहले मैं आप सबसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया था। तो सबसे पहली दफ़ा मैं कराची आया था कोई 30-40 साल पहले की बात है, 1988 के सर्दियों में पहली दफ़ा आया था। तो उस वक्त मैं BA MA का स्टूडेंट था जी। तो उर्दू मज़ीद पढ़ने के लिए जी तलाश कर रहा था, कहाँ पढ़ना चाहिए, ये जगह देखने के लिए लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, पेशावर सब जगह देख ली थी। तो आखिर में मैंने फ़ैसला किया था हैदराबाद सिंध में पढ़ने के लिए, लेकिन 90 से लेकर 92 तक 2 साल वहाँ रहा था। तो उसी दौरान पे कोई कम से कम महीने में एक दफ़ा मैं कराची आया करता था जी। तो इत्तेफाक से वह मुलाकात हुई थी जो अभी बैठे हुए हैं डॉक्टर मोइन ज़कीर साहब जी, और अभी इस दुनिया में नहीं है, मुश्किल ख्वाजा साहब, और हमारे वो निगरान थे डॉक्टर नजमुल इस्लाम साहब। इन दोनों लोगों के मदद से मैंने हैदराबाद में ज़िंदगी बसर की आपने जी पढ़ाई शुरू किया था जी। पढ़ाई तो हर साल हर महीने कराची में आया करता था। अच्छा। तो जब भी मैं कराची आया हूँ तो हर दफ़ा मुश्किल ख्वाजा साहब के पास जाके मैं अपने मकारात दिखाया करता था। तो उन्होंने तस्वीर की है जी। तो बहुत हलाल टाइम में किया करता था वो, इस मुझे बहुत याद होती है। वाह वाह वाह। मैं एक दिलचस्प बात आप सबसे शेयर करूं कि वाबस्तगी का आप देखिए कि कितनी गहरी वाबस्तगी है मामिया साहब को कराची से, कि आज मैंने इनसे सुबह पूछा कि सेशन के लिए आप आएंगे तो हुक्म कीजिए कैसे आपको पिक करना है, क्या या आर्ट्स काउंसिल पिक करे। कह रहे नहीं, मेरा होटल करीब है, मैं पैदल चल कर आऊँगा। और मैं पैदल चलने का मतलब है कि कराची को देखते हुए आएंगे, इतना यानी महसूस करते हैं। तो यानी आप बहुत मतलब गैर मुल्की आते हैं जब, तो वो तो डरते हैं। आप कह रहे हैं मैं पैदल चल के आऊँगा और आप आए। अगर मुझे डर हो तो कराची नहीं आता। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये वाह 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 वाह। मैं हमारे स्टूडेंट्स में को भी ज़रूर बताता हूँ कि ज़रूर कराची आए, पाकिस्तान आए देखने के लिए। आप लोग उर्दू पढ़ते हैं तो कराची या पाकिस्तान देखे बगैर क्या होगा। वाह 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 वाह। तो अभी मैंने बताया था कि 1988 से लेकर अब तक वो तकरीबन हर साल मैं पाकिस्तान आया करता हूँ और कराची भी अगर मौका मिल जाए ज़रूर आता हूँ। इसलिए जब भी मैं कराची आता हूँ तो एक शेर मुझे याद आता है। अच्छा। तो ये शेर है, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जो कदा से बज़ में चिरागान किए हुए। वाह याद आता है। वाह 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 वाह, क्या बात। हाँ, तो 2 साल जब हैदराबाद में था तो हर महीने कराची आया करता था। इसलिए मुझे
क्या बात। कराची तीसरा वतन, दूसरा वतन हैदराबाद वाह है, वाह 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 तीसरा वाह। वतन समझता हूँ। क्या बात है। तो हम चूंकि कराची को और पाकिस्तान को याद कर रहे हैं और आपका हैदराबाद में इतना वक्त गुजरा, सिंध यूनिवर्सिटी में आपने तालीम हासिल की, एमफिल की, तो सिंध के दूसरे शहरों में कहाँ कहाँ आप गए? और तो जब मैं पढ़ता था तो इत्तेफाक से मौका मिल गया तो शुमार में सक्खर से लेकर हैदराबाद तक था, अच्छा तक, और मशरक़ की तरफ नंगर पार कर तक। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह पूरे सिंध में मैं देख चुका हूँ अपने असातिज़ा के साथ। वाह वाह वाह, यानी पूरा एक तालीमी दौरा आपने जी किया। हाँ, जी हाँ। वाह। तो हैदराबाद और कराची के बाद अगर आपसे मैं पूछूं पाकिस्तान का कौन सा शहर आपको पसंद है? ये सिंध है, लेकिन माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगा तो 4 साल मैं इस्लामाबाद में था, इसलिए अच्छा। तीसरा तो इस्लामाबाद में अच्छा लगता है। तो इस्लामाबाद अच्छा लगता जी है। हाँ, जी हाँ। बिल्कुल, वो भी पाकिस्तान है। बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा, बहुत तजस्सुस है हमारे हाजरीन को भी, और जो फेसबुक लाइव पर हमें देख रहे होंगे, और हमारे पाकिस्तानी लोगों को भी, कि वो बहुत हैरान होते हैं कि जापानी लोग इतनी ज़्यादा अच्छी उर्दू कैसे बोल लेते हैं। तो ये क्या राज है? पहले इस राज से थोड़ा पर्दा हटाएं कि ये आप लोग उर्दू, इतनी अच्छी उर्दू जापानियों को कैसे आ जाती है? जो डिप्लोमेट्स आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं, सब बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं। तो ये भी बताइए कि ये कैसे होता है, और आप उर्दू की तरफ कैसे राग़िब हुए, कैसे आए? दोनों बातें। ये राज तो मैं भी जानना चाहता हूँ, लेकिन एक बात कह सकता हूँ कि आप जैसे पाकिस्तानियों की तरह जापानी बहुत संजीदा है। तो पहले हम ज़रूर ग्रामर पढ़ाते हैं, ठीक है, तो अंग्रेज़ी भी इस तरह के हैं, ज़रूर ग्रामर पढ़ाते हैं, इसलिए, और अल्फाज भी साथ साथ पढ़ाते हैं। तो ये बुनियादी इल्म जो है अंदर अपने दिमाग में हासिल करने के बाद ही इधर आने को कहता हूँ। तो जल्दी उर्दू के पकड़ लेते हैं लोग, ये एक राज हो सकती है। और जो लिसानी उसूल हैं उर्दू ज़बान के और जापानी ज़बान के, आप जैसे असातिज़ा से बात करके हमें ये पता चला कि काफ़ी दोनों ज़बानें करीब हैं उसूलों के लिहाज से। ये भी ठीक बात है। तो मेरे ख्याल में बोलने में कोई मुश्किल नहीं है जी। अगर उर्दू बोलने वाले जो है जापान आते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, तो 6 महीनों में जापानी ज़बान बोलना शुरू करते हैं। इस तरह हम भी जो वर्ड ऑर्डर जो है जापानी और उर्दू में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए जो अल्फाज याद करते हैं इसी को जापानी के अंदाज से बोलें तो उर्दू भी आसानी से बोल लेते हैं। लेकिन मुश्किल ये है, जापानी भी हमारे लिए उर्दू भी लिखना पढ़ना बहुत मुश्किल है। हाँ। तो जापानी में खांजी, शायद आप लोग जानते हैं, खांजी हैं, और उर्दू के हरूफ ताजी जो है हम जापानियों के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नस्तरिक है, नस्ख है, और हाथ से लिखाई में सब फ़र्क होते हैं ना। तो मसलन मुझे एक लफ्ज़ है, मुझे, तो नस्ख में लिखें लेकिन हाथ में लिखें जी, तो बहुत फ़र्क है। तो पहली जमात के बच्चों के लिए ये मुश्किल है कि ये एक ही लफ्ज़ है, समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन इत्तिफाक से हम कह सकते हैं कि जापानी, और अभी मैंने बताया था जापानी और उर्दू में कोई वर्ड ऑर्डर में फ़र्क नहीं है। तो जो जुमला जहाँ में आ जाए आप इसी को लफ्ज़ को तर्जमा करके बोलें तो उर्दू बन जाते हैं या जापानी बन जाते हैं। तो यानी जो आपने निसाब मुरतब किया है यूनिवर्सिटी की सतह पर, 2 यूनिवर्सिटियों में उर्दू ज़बान पढ़ाई जाती है, ओसाका यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ में और आपकी यूनिवर्सिटी टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ में, और आप शोबाए उर्दू के सरबराह भी हैं। तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि अगर पाकिस्तानी जापानी ज़बान सीखना चाहें तो जो उसूल आपने जापानी तालिब इल्मों के लिए बनाए हैं उर्दू सीखने के लिए, उससे पाकिस्तानी भी फ़ायदा ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपनी वेबसाइट पर ये सारा कुछ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाला भी है, तो यानी फ़ायदा हो सकता है जो लोग दिलचस्पी रखते हैं जापानी ज़बान में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सिंधी ज़बान सीखने का तजुर्बा कैसा रहा आपका? तो क्योंकि आप बहुत रवां सिंधी बोलते और लिखते हैं। तो क्योंकि मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ में उर्दू का चॉइस किया था, उस वक्त तो
इसकी वजह ये थी कि मुझे गैर मुल्की ज़बान सीखने का कुछ शौक़ था। तो हाई स्कूल ख़त्म होने के बाद उसी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, तो पहले उर्दू सीखी है। तो सीखते सीखते मुझे पता चला कि पाकिस्तान में या जनूबी एशिया में उर्दू के अलावा भी बहुत ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। तो इत्तेफाक से उस वक्त हमारे यूनिवर्सिटी में सिंध यूनिवर्सिटी से एक उस्ताद आए हुए थे उर्दू पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने भी मुझे बताया था कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं, उनमें से एक सिंधी है। वो उस्ताद जो है वो उनका मादरी ज़बान उर्दू थी, लेकिन वो भी सिंध में पढ़ाते थे, इसलिए सिंधी के बारे में कुछ उनके इल्म थे। तो उस वक्त मैं BA का था, तो MA में दाखिल होने के बाद पहले मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी ढूंढने के लिए आया था, तो उस वक्त हैदराबाद भी गया। तो इत्तेफाक से वहाँ वो सिंधी के प्रोफेसर से भी मुलाकात हुई थी, तो पता चला कि सिंधी में बहुत अजीब सी आवाज़ें भी हैं। अच्छा। और उर्दू के मुकाबले में सिंधी के ग्रामर जो है, कवायद जो है, बहुत मुश्किल है। इसलिए मुझे दिलचस्पी रही। यानी आपको मुश्किल चीज़ों में दिलचस्पी होती है? नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उर्दू के अलावा कौन कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं ये इसमें बहुत दिलचस्पी जी। और उसमें से आपने सिंधी का इंतखाब किया उर्दू के अलावा। तो उस वक्त कराची में, लाहौर में या तो फैसलाबाद, क्वेटा में दूसरे जापानी पढ़ने के लिए आए हुए थे, लेकिन इत्तेफाक से हैदराबाद में कोई नहीं थे। तो मैंने सोचा था कि पाकिस्तान आते हुए भी जापानी लोगों से मुलाकात होने की क्या फ़ायदा। तो इसलिए जहाँ कोई जापानी नहीं, तो हैदराबाद में पूरे हैदराबाद में आप तनहा जापानी थे। क्या बात है, वाह 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 वाह। यानी ये हिम्मत की बात है, किसी ऐसी जगह जाके रहना, पढ़ना और रोज़ो शब गुजारना जहाँ कोई और आपका हमवतन ना हो। तो कितनी मोहब्बत मिली हैदराबाद से और सिंध से और फिर कराची से और फिर पाकिस्तान से, अगर मिला के मैं पूछूं। बहुत 3-4 दिहाइयाँ गुजर गई आपका ताल्लुक है इस मुल्क से, तो क्या महसूस करते हैं? तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने उर्दू का इंतखाब किया, ये इंतखाब जो है कोई गलत नहीं। वाह वाह। तो इत्तेफाक से पाकिस्तान, इंडिया दोनों मुल्कों में मैं जाने का इत्तेफाक हुआ मेरा। तो जहाँ मैं जाता हूँ उर्दू या मतलब या तो हिंदी बोल लेता हूँ, तो बहुत लोगों के चेहरे में बहुत फ़र्क होता है जी। तो वो नहीं समझते कि जापानी लोग उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं जी। तो गैर मुतवक्को जापानी से उर्दू का लफ्ज़ या हिंदी का लफ्ज़ आ जाए, बहुत हैरान हो जाते हैं। तो एक सेकंड के बाद उनके चेहरे में बहुत रौनक आ जाता है। ये देखना मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा, चूंकि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहे हैं, तो बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हुए, तो ये बोर ना हो जाएं, तो थोड़ा मैंने आपकी वो जो इन्फॉर्मेशन आपने अपनी यूनिवर्सिटी के पेज पे डाली है, उसमें मौसीकी का जिक्र भी, आपने कोक स्टूडियो का एक लिंक भी दिया हुआ है कि अगर जो जापानी तलबा जानना चाहते हैं पाकिस्तानी सकाफ़त को, तो हम ये जानना चाहते हैं आपको पाकिस्तानी सकाफ़त में क्या क्या पसंद है, मौसीकी में क्या पसंद है, क्या सुनते हैं आप पाकिस्तानी मौसीकी में, अगर मैं पूछूँ? मैं तो हर तरह के मौसीकी सुनता हूँ, लेकिन एक मुझे अच्छी लगती है कव्वाली। अच्छा, कव्वाली, खासकर नुसरत फ़तेह अली खान साहब के। वाह वाह, क्या बात है। और गज़लें भी बहुत ज़रूर सुनता हूँ। अच्छा, मेहदी हसन खान साहब को सुना? ज़रूर, बिल्कुल। क्या बात है, वाह। उसके साथ साथ आजकल आप सब लोग जानते होंगे, वो कोक स्टूडियो में बहुत नए अंदाज के मौसीकी भी आने लगे हैं जी। ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। सही, बिल्कुल ठीक। और खानों में क्या पसंद है सबसे ज़्यादा आपको पाकिस्तान में, और कराची के ख़ास तौर पे खानों में, सिंध के? क्योंकि आप देखें, आपके 3 दर्जे हैं, पाकिस्तान, फिर कराची, फिर सिंध, तो मुझे मजबूरन एक सवाल में 3 सवाल पूछने पड़ रहे हैं आपसे। अच्छा, तो जनरली बता दें खाने में जो आपको पसंद हो। खाने में सबसे मुझे पसंद है, याद आता है तो ज़रूर नरगिसी कोफ्ता। नरगिसी कोफ्ता, वाह वाह वाह।
आमतौर पे शायद रेस्टोरेंट में नहीं है जी लेकिन इत्तेफाक से कई लोगों के उनके घर में जी जाने का मौका मिला। बिल्कुल। तो इत्तेफाक कभी कभी वो नरगिसी कोफ्ता बना के मुझे वाह खिलाया था, वो बहुत सबसे अच्छा था। क्या बात है। और उसके अलावा बताया जाए तो सिंध में रबड़ी सिंध की, हैदराबाद की रबड़ी, वाह वाह क्या बात है। और चूंकि वक्त कम है, कोशिश है कि आपकी ज़ात और शख्सियत और कैरियर हम कोशिश करें कि पहलू सारे कवर करें। तो एक जापानी के तौर पे हमें ये बताइएगा कि जापानी लोग आज का जापान क्या सोच रहा है अदब और सकाफ़त के लिहाज से, क्योंकि हम देखते हैं अदब में भी जापान आगे आ रहा है और साथ साथ और बहुत सारे शोबों में जापान का नुमाया नाम है। और हमारे यहाँ भी यहाँ तराजुम की सूरत में बहुत जापानी अदब से और सकाफ़त से रोशनास हो रहे हैं। पाकिस्तानी हाइको शायरी तो अब हमारा उर्दू का हिस्सा बन गई है और यहाँ एक तवील पस मंज़र है इसका। तो जापानी लोग किस में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं बतौर फ़न, मौसीकी में, अदब में, सियासत में, फिल्म सिनेमा, किस में? तो आजकल हो सकता है पाकिस्तान में वैसा हो, आजकल के नौजवान जापानी जो है जी माजरत के साथ नहीं माजरत की जरूरत नहीं है, किताबें बहुत कम पढ़ते हैं। अच्छा, इसलिए अदब की तरफ तवज्जो बहुत कम दी जाती है। लेकिन हमारे असातिज़ा की शुक्र से उर्दू के कई नॉवेल्स, कहानियाँ जापानी में तर्जुमा की जा चुके हैं। बिल्कुल। इसलिए ये पढ़ने के लिए मैं ज़रूर बताता हूँ सही कि वो जापानी ज़बान में उर्दू अदब को पढ़ें। उर्दू की दुनिया देखने के लिए सबसे पहले ये जापानी में पढ़ें। जापानी में। अगर दिलचस्पी ज़्यादा रखें तो ये उस उर्दू में पढ़ें। तो आप चूँकि आज मौजूद हैं तो ज़रा सा कुछ असातिज़ा के नाम भी बताएं हमारे हाजरीन को जिनकी उर्दू के लिए जापान में जापानी प्रोफेसर्स की जो खिदमात रही हैं। तो हमारे ज़माने में एक साहब थे सुजुकी ताकेशी जी, वो जापान के बाबा उर्दू कहा जाता है। उर्दू बिल्कुल। तो उसके अलावा आसादा साहब थे, वो कभी वो 2 साल पहले इंतकाल कर गए हैं। तो हागिता साहब हैं, वो 2 साल पहले वो रिटायर हो चुके हैं जी। तो इन तीनों मेरे लिए बड़े उस्ताद थे। उसके अलावा भी ओसाका में कागाया साहब हैं जो उर्दू रगत के मरतब की जी जी जी। तो मेरे कोरीग यानी हम अमूर के यामानी साहब भी ओसाका में पढ़ा रहे हैं। ये सब वो इकट्ठे, क्या बात, जापान की दुनिया जबरदस्त है। तो कुछ 100-125 साल की तारीख है जापान में उर्दू की और उर्दू तदरीस की, और इतना जरखेज सरजमीन जापान उर्दू के लिए साबित हुई। तो हिंदी पर भी काम हो रहा है और उर्दू पर भी काम हो रहा है। तो कभी आपको महसूस होता है कि कौन सी ज़बान ज़्यादा जो है दिलचस्पी उसमें जापानी ले रहे हैं, जापानी तालिब इल्म भी और आम जापानी भी जो पढ़ने आता है, क्योंकि बोलने में दोनों तकरीबन करीब हैं, तो इसलिए हम जानना चाहते हैं, बस तजस्सुस है ये पाकिस्तान है। और आप लोग माफ़ कीजिए बुरा न माने तो जापान में हिंदी का नाम ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि आजकल जापान में हिंदुस्तानी फिल्में दिखाने का कोई रुझान आ चुके हैं। सही। अब भी वो शाहरुख खान के जवान चल रही है जापान। सही। तो इसका मतलब ये है कि उर्दू से नफरत नहीं, सिर्फ जापान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत अभी तक फासला ज़्यादा है इंडिया के मुकाबले में। मुल्क भी बड़ा है ना, इंडिया मुल्क भी बड़ा है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान वो जो फासला अभी है उसको कुछ भी कम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। उर्दू जानने से ज़्यादा बिल्कुल नहीं, और आपका ये बहुत बड़ा क्रेडिट है, आपने ये इकदाम किया कि पाकिस्तानी फिल्मों की आपने नुमाइश बाकायदगी से आप कराते हैं। जब मैं आया हूं तो कई फिल्में देखने को मिली, खुदा के लिए की आपने वहाँ नुमाइश की और फिल्मों की। तो मामिया साहब के लिए मैं समझता हूँ तालियां कि पाकिस्तानी सिनेमा को ये वहाँ सपोर्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और अभी आपने थिएटर का सिलसिला जो शुरू किया है वो भी थोड़ा सा बताइए, उर्दू ज़बान में जो आप स्टेज ड्रामा पेश करते हैं, ये ख्याल कैसे आया और कैसा सिलसिला है ये सिलसिला जो है वो कोई 50-60 साल पहले से हो चुका है। तो यानी उर्दू ड्रामा हम पेश करते हैं हर साल। तो इसका मतलब ये है कि उर्दू में ड्रामा पेश करने से ये हमारी कोशिश ये है कि ड्रामा पेश करने से पाकिस्तानी या उर्दू की दुनिया के सकाफत सीखना बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। इसलिए हर साल
उर्दू की ड्रामा पेश करते हैं। इस साल इत्तेफाक से आरिफ नूर, अच्छा, पिछले वो सर तो क्या था, तालीम बारगाह, कई उर्दू के मशहूर ड्रामे बिल्कुल पेश कर चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताइए, आपने किस तरह के तराजुम किए, किन मौज़ूआत पे काम किया? आपकी लिसानियात में बहुत दिलचस्पी है, ख़ास तौर पे आपकी शोहरत है कि आप ज़बान के उसूलों और उनके कवायद और ग्रामर में आप बहुत दिलचस्पी रखते हैं। तो तराजुम जो आपने किए और जो आपने मकाले लिखे, एक अमूमी तौर पर एक जायज़ा मुख्तसर बताइए कि किन चीज़ों पर काम किया आपने। जैसा कि अभी खुर्रम सैयद साहब ने बताया था कि मेरी दिलचस्पी जो है लिसानियात के तो पर, या इसका मतलब है कि उर्दू की आवाज़ें किस तरह अदा की जाती है, उर्दू के ग्रामर किस तरह होते हैं जी। सबसे मुश्किल बात हमारे लिए उर्दू पढ़ते हुए सबसे मुश्किल बात ये है कि ज़रूर आप लोग मुझसे पूछते हैं आपने खाना खा लिया? खा लिया। तो आप लोग उम्मन जो इस तरह कहते हैं खा लिया। हाँ, तो वो है की आवाज़ हमारे लिए मुश्किल ये बात है कि खा लिया क्या होता है जी। आपने खाना खाया, आपने खाना खा लिया, दोनों आप जरूर पूछते होंगे। लेकिन मुझे कुछ अजीब लगता है कि क्यों दो तरीके होते हैं जी। ये तो उर्दू के असातिज़ा या मोइनुद्दीन अकील साहब बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है। तो बार बार मैं जो पाकिस्तान आता हूँ या इंडिया जाता हूँ तो ज़रूर मैं पूछता हूँ लोगों से। अभी आपने मुझसे पूछा था कि आपने खाना खा लिया। हाँ। तो या क्यों खा लिया बताया है, क्यों नहीं बताया कि खाना खाया? तो खाया और खा लिया में क्या फ़र्क होता है? इस तरह के नुक्ते में मुझे बहुत दिलचस्पी है, लेकिन शायद आप लोग कभी नहीं सोचा होगा। मैं गैर मुल्की होने की वजह से ये ग्रामर की हैसियत से ये बहुत सही। बस हम अपनी गुफ्तगू को अब इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि जितना वक्त हमें ताख़ीर से मिला था तो थोड़ी मोहलत मिली, तो इसलिए आगे तक गया सेशन। आखिरी सवाल ये कि जिस तरह आप काम कर रहे हैं और 3 से 4 दिहाइयों का आपकी वाबस्तगी है, तो बतौर जापानी ज़बान में उर्दू के स्कॉलर के तौर पर आप उर्दू ज़बान का मुस्तकबिल आलमी सतह पे क्या देखते हैं? तो जापान में भी या तो पूरी दुनिया में आजकल उर्दू बोलने वालों की तादाद बहुत बढ़ रही है। मैंने सुना है कि आजकल पाकिस्तान तो सब दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान के मुल्क बन गया है ना जी। हाँ जी। तो जापान में भी शायद कम से कम 10,000 ज़बानों के, जापान में भी कम से कम 10,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं या इंडिया से भी लोग आते हैं जी। तो जापान में भी उर्दू इस्तेमाल करने का मौका बढ़ रहा है जी। तो इसलिए मुस्तकबिल ज़रूर रोशन होगा। नौजवान नस्ल को जो जापान को पसंद करती है, जापान का सिनेमा, जापान का अदब, तो बहुत सारे लोग सोचते भी हैं जापान जाना, सैर भी करना या काम भी करना, तो $1 मिलियन जिसे कहते हैं, एक कीमती नादिर मशवरा जाते जाते क्या देंगे जापान के साथ जुड़ने के लिए? जापान क्या चीज़ ज़रूरी है सबसे ज़्यादा? जापान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है काम करने वाले लोग, यानी जापान की आबादी बहुत कम होती रहती है। तो इंडिया या पाकिस्तान से नौजवान लोग काम करने के लिए अगर तशरीफ़ लाएँ तो हमें बहुत खुशी की बात है। क्या बात? तो हम उर्दू में आपका इस्तकबाल करेंगे तो आप ज़रूर जापानी सीख के जापान आ जाइएगा, क्योंकि जापान में अफसोस की बात है कि अभी तक जापानी ही चलती है, उर्दू नहीं चलती। इसलिए आप लोगों को अगर जापान आना हो तो जापानी ज़बान सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। प्रोफेसर केनसाको मामिया साहब, आपका बेहद शुक्रिया। वक्त जो है उसके दामन में थोड़ी गुंजाइश कम है और हमें आपसे इजाज़त लेनी है, मगर बहुत सारी बातें होती रहेंगी और मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से, आर्ट्स काउंसिल की तरफ से, पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन सिंध की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी दूर से आप चलकर आए, और उससे बढ़ के शुक्रिया ये जो हम तालियों के साथ आपका शुक्रिया करेंगे कि आपने उर्दू से मोहब्बत की। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया कि जैसे टूटी फूटी उर्दू से नहीं, आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत साफ है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आरिगातो गोज़ाइमासु। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।